हेलो दोस्तों, कैसे हो। जीवन के कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर जाते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन में हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन से कभी नहीं हारना है। मैदान में हारने का रीजन हो सकता है कि आपने मैदान में लड़ाई करने से पहले तैयारी जो करनी थी उसमें आपने मक्कारी करी है। अगर आपने तैयारी में मक्कारी करी है तो आप हारोगे। और दोबारा से तैयारी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मक्कारी नहीं करनी है। पहला डिसीजन यही लेना है कि मक्कारी नहीं करेंगे। नीट 2024 के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके आया हूं। उसमें अपन कुछ फालतू के क्वेश्चन दिमाग में घूम रहे हैं, उनको एक एक लेके डिस्कशन करते हैं। सारे बच्चे इस वीडियो को 2-4 मिनट में खत्म करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा कि आज जो नीट 2024 है उसको कौन कंडक्ट कराएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अपने दिमाग में ऐसे चल रहा है जो कि कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से फालतू क्वेश्चन है। क्या बोला, कौन कराएगा नीट एग्जाम। नीट कौन कराएगा, एनएमसी कराएगा कि एनटीए कराएगा। मुझे ये बताओ यार, एनटीए कराएगा या ये एनएमसी कराएगा या फिर एनटीए कराएगा, क्या हो जाएगा इससे। एनटीए एग्जाम कराएगा या फिर एनएमसी कराएगा, क्या हो जाएगा। एनटीए कराएगा तो क्या आप पास हो जाओगे, एनएमसी कराएगा तो फेल हो जाओगे, या फिर एनएमसी कराएगा तो पास हो जाओगे, या फिर ये एनटीए कराएगा तो आपके फर्स्ट रैंक आ जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या लेना, कौन एग्जाम करेगा। आपका एग्जाम लगेगा ना, ये तो श्योर है। आपका एग्जाम फाइनली लगेगा तो ये श्योर है। तो आपको क्या मतलब है एनएमसी कराएगा कि एनटीए कराएगा। तो ये फालतू का अनर्गल क्वेश्चन अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए। एग्जाम देना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम कौन कराएगा, करवा देगा। जिसका ये हेडेक है वो करवा लेगा। आपका क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए। आपका काम तैयारी करना है ना, आपका काम ये थोड़ी डिसाइड करना है कि एग्जाम कौन करवाएगा। एनएमसी कराएगा, एनटीए वो करवा लेगा, जो जिसको कराना है वो, पर होगी एग्जाम। सर्टेन क्या है, इनमें से कुछ भी सर्टेन नहीं। सर्टेन क्या है, एग्जाम सर्टेन है, एग्जाम होगी, फाइनली एग्जाम होगी, ये सर्टेन है। ये क्वेश्चन फालतू का है। दूसरा क्वेश्चन क्या, पेपर कैसा होगा। ये क्या हुआ यार, पेपर कैसा होगा आपको क्या लेना भाई। पेपर टफ होगा, इजी होगा। अगर मैं आपको बता दूं पेपर टफ होगा तो क्या उखाड़ लोगे फिर आप। मैं बोलता हूं इजी होगा तो फिर क्या करोगे आप। इजी होगा तो ये कट ऑफ हाई चली जाएगी, टफ होगा तो लो चली जाएगी। 2-4 नंबर नीचे, 2-4 नंबर ऊपर। टफ और इजी क्या होता है, टफ और इजी अपने सोचने के बेसिस पे होता है। मैं तुम्हें एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख के देता हूं, ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, E इक्वल टू mc स्क्वायर। फिजिक्स में ये जो इक्वेशन चलती है, एनर्जी मास का रिलेशन चलता है। अगर यार आपको सी का वैल्यू नहीं पता है ना, और आपके क्वेश्चन में ये एम का या फिर ई का वैल्यू दे रखा है, और फिर ये आपसे ई और एम में से कुछ पूछना चाह रहा है, जो उसने दिया है उसके बाद में ये कुछ पूछना चाह रहा है। जैसे मैं मान लेता हूं कि एम यहाँ पे नहीं दिया, ई दिया, एनर्जी दिया हुआ है, और एम पूछ रहा है, तो वो सी का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड है। अगर सी का वैल्यू आपको नहीं आता है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड है, ये आपके लिए टफ है। इसका मतलब टफ और इजी क्या होता है, टफ और इजी जानना न जानना होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो आपके लिए टफ है, अगर आप जानते हो तो आपके लिए इजी है। अगर आप 2+2 कभी एडी नहीं किया हो तो आपके लिए बहुत टफ है। आपको पता ही नहीं है कि 4 होता है, लेकिन आपको पता है, आप बहुत दिनों से यूज्ड टू है, तो आपके लिए बहुत इजी है। समझ में आया। तो आपके सोचने के लेवल पे होता है, आपकी तैयारी कैसी है उसके लेवल पे होता है टफ और इजी। कुछ टफ नहीं होता है, सब इजी होता है। अगर आप पढ़ोगे दही से, ध्यान से, तो सब इजी है। नहीं पढ़ोगे तो सब टफ है। एनसीईआरटी को कभी खोल के मत देखना, हिलेगा नहीं क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा, फिर आपको इजी क्वेश्चन भी आपके दिमाग में 4 तरीके के कॉन्सेप्ट लेके आएगा। इसलिए इजी और टफ कुछ नहीं होता है। आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो सारी चीजें इजी हो जाएगी। समझ के बाद, तो टफ जैसी कुछ चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ध्यान से पढ़ना। उसके बाद में सिलेबस क्या होगा, हाँ ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है कि सिलेबस क्या होगा, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी आएगी कि न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई बोर्ड ने कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है। जैसे 11th क्लास में उसने लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक, जो लास्ट वाला जो टेक्सोनॉमिकल एड्स थे, उनको हटा दिया गया है। उसके बाद में टिश्यू वाले चैप्टर में वो जो और बहुत सारे टिश्यू थे, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उनको हटा दिया गया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वहां पे प्रोग रखा गया है, या फिर कोई दूसरा टॉपिक रख लिया गया। आगे में चलता हूं तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया। लिविंग वर्ल्ड में कुछ टॉपिक हटा दिया गया। एनाटॉमी में बहुत सारा पोर्शन, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वाला पोर्शन हटा दिया गया। तो एक काम करो ने, आगे सीबीएसई बोर्ड ने अगर वो हटा दिया है और 12th क्लास में कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, तो क्या सारे चैप्टर थोड़े डिलीट कर दिए गए हैं।
जो चैप्टर रखेंगे वो तो पढ़ लो, तो 12th बोर्ड वाले बच्चे वो चैप्टर पहले पढ़ लो। पर मैं बोलता हूं कि नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो वो नई एनसीईआरटी पहले कवर कर लो। जो चैप्टर डिलीटेड है वो चैप्टर कवर हो जाएंगे बाद में, उसकी टेंशन लेने से अच्छा है कि वो जो चैप्टर है आपके सिलेबस में उन्हें तो पढ़ो यार, उन्हें तो क्लियर कर लो, उन्हें तो पूरी तरह से मगअप करो आप। अब ये जो ओल्ड एनसीईआरटी से तैयारी करेंगे, रिपीटर बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी से तैयारी करेंगे, जिन्होंने 12th पास कर लिया है वो ओल्ड एनसीईआरटी को रिप्लेस नहीं करेंगे न्यू एनसीईआरटी से। तो ओल्ड एनसीईआरटी से आप कॉन्सेप्ट वाइज चलते जाइएगा और अपना सिलेबस टाइम पे खत्म करते जाइएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा एग्जाम, मतलब ये कौन सा, मतलब किस मोड में कराएंगे? ये एग्जाम कराएंगे ऑफलाइन मोड में, ये सर्टेन है, ये सर्टेनिटी है कि एग्जाम 2024 का क्या होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऑफलाइन होगा श्योर। उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे या फिर एनसीईआरटी से बाहर भी आएंगे। मैं बोलता हूं एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे। कुछ चैप्टर्स जैसे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उनमें से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं, 2-3 टॉपिक्स को लिंक कर लेते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से बाहर जाता हुआ दिखता है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे। ये 4-5 क्वेश्चन है, इनका मैंने आपको आंसर बता दिया है। आपको नीट में अगर सिलेक्शन करवाना है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नीट में सिलेक्शन कितनी साल में होता है? नीट में सिलेक्शन क्या 1 साल में होता है, क्या 2 साल में होता है, कि 4 साल में होता है? नीट में सिलेक्शन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको आपको क्लियर करना है, उसके लिए सीरियस 1 साल चाहिए। सीरियसली अगर आपने 1 साल उसको दिया है तो नीट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, अगर आपने सीरियसली 1 साल उस एग्जाम को दे दिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब त्याग करके, तो आप उस एग्जाम को किसी भी लेवल पे जाके क्रैक कर सकते हैं। तो नीट एग्जाम 1 साल का एग्जाम है। 1 साल सीरियस होकर तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसी टाइम नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग करा रहे होंगे, अच्छी मेडिकल कॉलेजेस में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। जिस तरीके से आप अपनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से इन 3 बुक्स को स्पिरिचुअल बना लीजिएगा और डॉक्टर बन जाइएगा। आपको बायोलॉजी को साथ में रखना है, आपको फिजिक्स को साथ में रखना है, केमिस्ट्री को साथ में रखना है। इन तीनों बुक्स को घोल के पी जाना है। मिक्सर ग्राइंडर में जूस बना के पीते हैं ना, उस तरीके से पी जाना है इनको। तो एक एक चीजें, एक एक लाइन को आप अंडरलाइन करके पढ़ते जाइएगा। ये आपका सिलेक्शन करा देगा, ये आपका लाइफ 180 डिग्री से घुमा देगा। 180। अगर आप आज यहां पे खड़े हो तो ऐसे घूम जाओगे आप 1 साल बाद में। 1 साल भी नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। तो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट, और ये सबको पता होता है जिन्होंने नीट का तैयारी स्टार्ट किया है। तो इसमें किस तरीके से करना है, कितना स्कोर आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। मैं बोलता हूं कि आप चाहे एवरेज बच्चे हो चाहे इंटेलिजेंट बच्चे हो, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, नीट का जो एग्जाम है वो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है नहीं है। उसमें एक कम दिमाग चलने वाला पर्सन भी उससे क्रैक कर सकता है और अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन आते ही नहीं है। एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइंस आती है, क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगर बायोलॉजी में आपको 90 क्वेश्चन करने हैं तो 60 क्वेश्चन आपको एकदम लल्लू मिलेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी को पूरी साल ध्यान से रिपीट किया है बार बार, तो आप 60 क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा दोगे। 30 क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अभी की बार थोड़ा सा ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और यस नो वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आने लगे, तो 30 क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी बायोलॉजी में ऐसा कुछ है नहीं कि आप 360 में से 360 ला सकते हैं। आप आराम से 360 में से 360 गेन कर सकते हैं। बायोलॉजी में मैं बोलता हूं आपका सेफ स्कोर बायोलॉजी में होता है 350 आपके मार्क्स आ सकते हैं। बायोलॉजी ये पूरी तरीके से आपको देता है नंबर, और आप यहां पे कर भी सकते हैं अगर आपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लिया है तो। और मैं आपको पढ़ा भी दूंगा ये बातें, इनमें किस तरीके से टॉपिक को आपको खींचना है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आने वाले टाइम में मैं आपको पूरी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दूंगा। तो आप इस बायोलॉजी में 350 मार्क लाने की गारंटी मेरी है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री के केस में आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं आपको मेन टॉपिक कई बार डिस्कस करके बता दूंगा बीच में, ऐसे एंजॉय के लिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री को एज ए एंजॉयमेंट अपन पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। मेन टॉपिक अपन कई बार डिस्कस कर लेंगे।
अपना मेन फोकस रहेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको 350 मार्क्स मैं लाके दिखाऊंगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैं बोलता हूं कि फिजिक्स इस 2-3 साल में इतना हार्ड नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स में आपको इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि 150 प्लस मार्क्स आपके आ जाने चाहिए। सेम सीन आपके साथ में केमिस्ट्री में होना चाहिए, और केमिस्ट्री में आप 160 नंबर मार सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का थोड़ा कनेक्शन होता है। कैसे होता है कि ये भी पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, ये भी पढ़ने वाला सब्जेक्ट। पढ़ने वाला सब्जेक्ट का मतलब ये बार बार रिवाइज करने वाले सब्जेक्ट है। इस फिजिक्स को थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पे बार बार प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा होती है, इनको रिवाइज ज्यादा करना पड़ता है। तो बायोलॉजी का बच्चा जो बायोलॉजी स्ट्रीम से होता है, वो फिजिक्स को बायोलॉजी और केमिस्ट्री को आराम से वो रिपीट करके बार बार रिवाइज करके कवर कर लेता है। फिजिक्स में आपको थोड़ा सा, फिजिक्स जब भी आप पढ़ो तो आपको यार मेरे हिसाब से डेली, अगर आपको फिजिक्स में डर लगता है तो डेली आपको 10-15 मिनट बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रोंग है तो आप फिजिक्स में 100 मार्क्स तो ऐसे ही ले आओगे, अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी है तो। कई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो फॉर्मूले एक जगह लिख के रख लो। सभी ये सब्जेक्ट के लिए एक छोटी सी कॉपी बना लो, नोटबुक बना लो, उसमें मेन पॉइंट आप ऐड करते जाइएगा। बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लिखते जाइएगा, या फिर एनसीईआरटी के साइड में जो जगह दी होती है ना, वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने के लिए नहीं दी है, वो कहीं ना कहीं कोई नई चीजें ऐड करने के लिए दी है। तो अगर आप सीरियसली तैयारी करते हो तो वो चीजें वो जो जगह है एनसीईआरटी में दी हुई, वो खाली नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो खाली है तो कहीं ना कहीं आप फिर से मक्कारी कर रहे हो, मक्कारी करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो बायोलॉजी की गारंटी मैं लेता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री की गारंटी में ये है कि फिजिक्स में आपको 150 नंबर लेके आना है, और केमिस्ट्री में आपको 160। और ये इजी है, इजी है। अगर आप सीरियसली 9 मंथ जो भी बच्चे हैं उनमें अगर सीरियस आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आज भी अगर आपने स्टार्ट कर दी ना, तो यहां से आप कवर अप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलता हूं कि कई बच्चे, मतलब नीट की तैयारी करने वाले बच्चे ये विद 12th है, कई 12th के साथ में तैयारी करते हैं और सिलेक्शन भी निकालते हैं। हर बार ऐसा देखा गया कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी लिस्ट में यहां से बहुत सारे बच्चे होते हैं। कई बच्चों ने पिछले साल 12th किया है, अभी वो फ्रेशली दोबारा से नीट को रिपीट कर रहे हैं। एक रिपीटर है, बढ़िया रिपीटर है, 2-3 साल का रिपीटर है, वो भी नीट को अटेम्प्ट कर रहा है दोबारा से। क्या करना है, 12th और आफ्टर 12th वाले बच्चे प्रॉपर स्टडी करेंगे। प्रॉपर स्टडी का मतलब है कि किसी भी टीचर की आप, चाहे वो आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, चाहे आप खुद से पढ़ते हैं, प्रॉपर स्टडी कीजिएगा। हर एक टॉपिक को लाइन टू लाइन अंडरलाइन करते हुए पढ़िएगा, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के 6-7 साल के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा साथ से। इससे आपको यह पता लगेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करता है, और एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो हमें किस तरीके से उस क्वेश्चन का तोड़फोड़ कर देना है। तो विद 12th और आफ्टर 12th जिसने अभी जस्ट 12th करी है, वो बच्चे प्रॉपर स्टडी करें। इनका केस ये है कि ये बहुत निठल्ले लोग होते हैं, इनका दिमाग निठल्ला हो जाता है। ये जब टीचर के सामने बैठते हैं तो टीचर की गलतियां निकालने में ध्यान रखते हैं। तो रिपीटर्स का ये केस होता है, और ये अपना दिमाग है, अपन चाह के भी नहीं कर सकते यार। अपना दिमाग इसी तरीके से करता है जैसे आपकी अगर क्लास चल रही है बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी, आपका दिमाग उस कॉन्सेप्ट पे कम जाएगा और वहां पे ज्यादा जाएगा कि टीचर गलती कहां पे करेगा। हो सकता है टीचर पूरी क्लास में बिल्कुल गलती नहीं करे, और टीचर यार गलती जानबूझ के थोड़ी करता है, हो जाती है बाय मिस्टेक। तो टीचर की गलती पकड़ना नहीं है, अपनी गलती सुधारना है, अपनी गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है, नहीं तो फिर से रिपीटर बन जाओगे और लोग फिर से मजे लेंगे। तो अगर रिपीटर्स आप हो तो मैं आपको बताता हूं आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आपको प्रॉपर स्टडी नहीं करनी, मतलब लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ ली है पहले, अगर आपने 2-3 साल तैयारी कर ली तो आपने पढ़ ली है। तो आप अब क्या करना है, अब ये करना है कि आपको, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में अगर आपको पढ़ना, तो क्या पढ़ना चाहिए। लिविंग वर्ल्ड में पढ़ने के लिए आपको पता है कि नीट में पिछले 5 साल से कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हायरार्की से क्वेश्चन आ रहा है, टेक्सोनॉमिकल एड से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा है, की से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, टेक्सोनॉमी का कुछ कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट डाल के वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कहीं ना कहीं वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर पूछ रहा है। ये 3-4 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक्स को अगर आपने एक बार पढ़ लिया है ना, तो मेरे हिसाब से दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बार बार लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को रिपीट करते हैं तो आप गधे इंसान हैं। अगर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को आप बार बार रिपीट करते हैं तो जो चैप्टर अच्छी क्वालिटी के
जिनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उनको कितनी बार रिपीट करोगे? तो लिविंग वर्ड को किस तरीके से पढ़ना है, मेन टॉपिक को एक बार ध्यान से पढ़ लो। अगर आप ऐसे हो कि भूल रहे हो, एक बार ध्यान से पढ़ लो और उसके बाद में उस चैप्टर को निकालना नहीं है। उसके बाद में उस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, आपके पास में कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक होगी, उसके क्वेश्चन बार बार लगाइए। और क्वेश्चन लगाओ तो बार बार बहुत दिनों बाद में एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं पहले चैप्टर को। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं, इसलिए रिपीटर लोग जो आपका अनसोल्व टॉपिक है उसे सोल्व करिएगा। पहले से अगर आपको टॉपिक आता है सही से, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। उस पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप 10 बार लगा दो, साल में 10 बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दो, मैं गारंटी लेता हूं आपके 650 नंबर आके दिखेंगे। अगर आपने ये रूल और प्रोसेस फॉलो किया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप सीरियस नहीं हुए हैं अभी तक और अब भी नहीं होना चाहते और ये सोच रहे हैं कि हम नीट का नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, कहां तक कॉलेज मिल गई, ये सब ऑब्जर्वेशन करते हैं, कौन सी कोचिंग में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है और ऑनलाइन कौन सही पढ़ा रहा है, ऑफलाइन कौन सही पढ़ा रहा है, इनका एनालिसिस करेंगे तो अपना टाइम चला जाएगा। और अपना टाइम चला जाएगा तो जो बच्चा आज सीरियस होके पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है जिसने, या फिर जिसने 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है, वो आपसे पहले ही बहुत आगे चला गया है। इसलिए आप सीरियसली अब कम से कम पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। बायोलॉजी के टॉपिक्स में रिपीटर्स के लिए स्पेशली बना दूंगा, जैसे मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको अपन डिस्कस करने वाले। जैसे मैं अगर 11th क्लास की बात करूं तो 11th क्लास में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें मेन टॉपिक्स क्या है, किसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से अरेंज होती है, वायरस के बारे में अपन एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, कौन से वायरस में किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएस डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कैसा डीएनए होता है, बात कर लेंगे। एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करेंगे जहां पे कहीं ना कहीं अपन उलझ जाते हैं, वहां पे साइंटिस्ट के नाम को अपन बार बार रिवाइज करेंगे। तो वहां से उस चैप्टर को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि अगर ये जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है तो उसमें बहुत सारे फोटो सिस्टम फर्स्ट है, सेकंड है, उसमें आगे जाके ईटीएस चलता है, क्रेब साइकिल चलेगा। तो अगर मैं रेस्पिरेशन में बात करूं तो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। तो ये जो मेन टॉपिक है जिनमें अपन कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उन टॉपिक्स को अपन यहाँ पे रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। बाकी उन चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन है जिनको आप रिवाइज करना ही पड़ेगा। आप टीचर से कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं बन पा रहा। अगर आपसे सीक्वेंस नहीं बन पा रहा तो वो सीक्वेंस मैं आपको बना के दूंगा। तो रिपीटर बच्चे ज्यादा मेहनत ना करें फालतू के टॉपिक्स पे, और जो इजी टॉपिक्स है जो आपको पहले से आते हैं उनको बार बार टाइम देने की जरूरत नहीं है, उनसे बेस्ट आप क्वेश्चन लगाइएगा। तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ध्यान से लगाओ, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन यहाँ से भी लगाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन नियम बना लो कि मुझे इतने 10 20 30 क्वेश्चन डेली लगाने हैं और ये टॉपिक मुझे रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ के रख दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमेशा आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप लेके नहीं घूमते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप पीछे फिर से हो जाओगे, फिर से आप रिपीटर बन जाओगे। ओके, अपन नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में अपन बायोलॉजी को एक सीक्वेंस वाइज मैं आपको प्रॉपर स्टडी कराऊंगा और रिपीटर्स के लिए मैं अलग अलग टॉपिक डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। तो आप एक एक करके मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।